अस्सलाम वालेकुम। जी करिए इनको। वालेकुम सलाम सर। हमारा जो लेक्चर है वो शिफ्ट हो गया था, तो आपको डॉक्टर इलियास ने पॉसिबली इन्फॉर्म कर दिया होगा, उनकी शायद कोई एनएफसी के अंदर ड्यूटीज थी। ओके, लास्ट जो है वो हमने वाइंड अप किया था और हम स्टडी कर रहे थे जी ट्रांसफॉर्मेशन को। तो जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज किया था और जी ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट थ्योरम्स को एनालाइज किया था और उसको डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर लीनियरिटी अप्लाई होती है तो उस लीनियरिटी के थ्रू आपका जो जी ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर क्या उसका इम्पैक्ट होगा। देन हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को एनालाइज किया, कन्वोल्यूशन को एनालाइज किया, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी को हमने देखा था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ये आपको पता होनी चाहिए बिफोर कमिंग फॉर द मिड और फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अब जो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर या लास्ट वीक के अंदर कवर किया था, उसी चीज़ को अब हमने कंटिन्यू करना है और उस चीज़ से हमने बेनिफिट ये लेना है जो प्रीवियस भी हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म और डिस्क्रीट फॉर्म ट्रांसफॉर्म्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के अंदर करते आए हैं, दैट द कन्वोल्यूशन ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल्स कैन बी कन्वर्टेड टू द मल्टीप्लिकेशन अगर आप उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दो तो। और हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में उसको जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कवर किया। देन उसको डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर सिग्नल्स अवेलेबल थे, उसको भी हमने जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करके जस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाई थी। सिमिलरली वही काम हम जो है वो जी ट्रांसफॉर्म में करेंगे और डिफरेंस अब ये है कि आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा जो है वो जेड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ये जो है वो हमारे पास एक मॉडिफिकेशन हुई है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। और बाकी सारे टूल्स और बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी मल्टीप्लिकेशन, हमारी कन्वोल्यूशन वो सिंपल एज इट इज़ है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। जस्ट आपने जो है वो जेड की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा के इक्वल रखना है। ओके, किसी भी एलटीआई सिस्टम में, बाय द वे व्हाट इज एलटीआई, इसको पीरियोडिकली यूज करते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर। एलटीआई सिस्टम्स, एलटीआई से क्या मतलब है? लीनियर टाइम एंड व्हाट डज इट मीन लीनियर टाइम इनवेरिएंट? हमने टाइम इनवेरियंस जो है उसकी प्रॉपर्टी भी स्टडी की हुई है और हमने जो है वो लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी स्टडी की हुई है कि लीनियरिटी क्या होती है, देन टाइम इनवेरियंस क्या होती है। और दोनों में ही अगर सिस्टम के अंदर दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो हम सिस्टम को एलटीआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो काफ़ी जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाती हैं, बिकॉज लीनियरिटी का मतलब है आप एडिशन भी कर सकते हो, आप कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट डजंट चेंज थिंग्स। तो अब यहाँ पे एक लेफ्ट साइड से हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इनपुट सिग्नल के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो x है। तो x ऑफ n कोई एक फंक्शन है, कोई एक सिग्नल है दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू दिस सिस्टम, और सिस्टम को उसने जो है वो एक बॉक्स के अंदर क्लोज किया हुआ है। और ऑब्वियसली किसी भी सिस्टम का प्रोसेस एनालाइज करने के लिए हमें उसका h ऑफ n पता होना चाहिए और h ऑफ n को हमने नाम दिया था दिस थिंग इज बेसिकली योर इम्पल्स रिस्पॉन्स। और इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब है कि जब हमने इस सिस्टम को इनपुट के ऊपर इम्पल्स दी थी तो इस सिस्टम ने उसके साथ जो है वो कैसे रिएक्शन दिया है, और उससे फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमारे जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स के साथ या डिफरेंट इनपुट्स के साथ ये सिग्नल क्या करेगा। सो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसके प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए हम उसका h ऑफ n फाइंड करते हैं और h ऑफ n का मतलब है इम्पल्स रिस्पॉन्स।
और ये चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब ये है दैट सिस्टम में अगर हम इनपुट पे इम्पल्स दें तो जो आउटपुट होगी वो एच ऑफ एन होगा, और देन उसी इम्पल्स से फिर हम किसी भी इनपुट के लिए अपने आउटपुट डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास अब दो सिग्नल्स हैं, फर्स्ट इज योर इनपुट सिग्नल एंड सेकंड इज योर इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगर आपने इन दोनों सिग्नल्स को कंबाइन करके यू आर अबाउट टू फाइंड द आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हमें कन्वोल्यूशन करनी पड़ेगी इफ यू आर इन द टाइम डोमेन। तो ये जो आपको राइट साइड के ऊपर एक इक्वेशन लिखी नजर आ रही है दैट y of n is equals to x of n and static means convolution symbol into the impulse response signal, and this process, this convolution will give you your output, और आउटपुट के लिए हम थ्रू आउट दिस बुक जो सिंबल यूज कर रहे हैं that is y of n. This is one method which we have discussed in chapter number 2, that convolution can help us to find the output if you know the impulse response. The second variant is using the transformation of the signals. Obviously, we can use the transformation of x of n. We can transform the signal h of n, and then by using the convolution property, we can just multiply these two signals to get the output y of z. और हमने h of n को जब कन्वर्ट करके कैपिटल H of z में कन्वर्ट किया था, तो इस सिग्नल का नाम हमने क्या रखा था? This was your frequency response. सर वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आ जाएगा ना? Yes. फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो दो सिग्नल्स हैं, सेम ही सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन है, जस्ट उनकी डोमेन्स डिफरेंट हैं. One signal is in time domain and the other one of this signal is in the frequency domain. So time domain signal will be impulse response and the frequency domain signal will be called frequency response. और अगर आपके पास इनपुट सिग्नल का ट्रांसफॉर्म गिवन है और सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन है, then you can directly multiply these two signals to get the output y of z, obviously in the transformed form. So this is the theory that we have all discussed in almost every chapter, and similar concepts will also be in the Z transform. अब इसी चीज को यूज करते हुए अगर हमारे पास हम थोड़ा सा रिवर्स अब करने लगे हैं चीजों को, दैट हमने इनपुट हमें प्रोवाइड कर दी गई है, हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर दी गई है, और हमने फाइंड करना है मिडिल वाला बॉक्स क्या है. दैट मीन्स हमने उस प्रोसेस को फाइंड करना है, सिस्टम के अंदर क्या ऐसा जो है वो टूल है जो आउटपुट को बना रहा है. हमने इन शॉर्ट h की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वी नो अगर जस्ट मल्टीप्लिकेशन है तो वी कैन जस्ट रीअरेंज द इक्वेशंस. y of z is equals to your x of z into your h of z. तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और इस मॉडिफिकेशन के बाद जो है हम h of z की वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, where your frequency response, obviously this is not impulse response, your frequency response will be the ratio of your output to the input in the Z domain. So this is the equation that can be used to find the system itself, what's inside the system. अब इसी चीज पे हमने जो है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज किया था और किसी nth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के लिए h की वैल्यू को फाइंड आउट किया था. अब सिमिलरली वही काम हम जो है वो z ट्रांसफॉर्म में करेंगे, सिमिलर थिंग्स, बट योर एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा विल कन्वर्टेड टू z. किसी भी जनरल nth ऑर्डर इक्वेशन को हम जो है वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं,
जहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो 0 से लेकर n तक वेरी कर रहा होगा। इट्स लाइक योर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि कॉन्टिन्यूस टाइम के अंदर थी। कॉन्टिन्यूस टाइम का जो है वो डुअल डिस्क्रीट टाइम के अंदर डिफरेंस इक्वेशन का है। सिमिलरली हमारे पास एक कांस्टेंट a के आएगा और उसके साथ जो है हमारा y आउटपुट जो है वो अटैच होगा और आउटपुट जो है वो n माइनस के हो सकता है, वेयर k कैन बी 0, 1, 2 अप टू n। सिमिलरली वही सारे कांस्टेंट्स जो है वो हमारे पास इनपुट के साथ अटैच हो सकते हैं। कोई एक कांस्टेंट है b, r इज जस्ट सबस्क्रिप्ट जो कि समेशन साइन के लिए डिफाइन हुआ है, और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में थे तो यहाँ पे हम k डिफाइन करते थे। एंड r कैन बी फ्रॉम 0 टू m, और x जो है वो शिफ्टेड होगा, वो डिफरेंस होगा n माइनस r से। r की वैल्यू जो है वो 0 से m तक वेरी कर सकती है, एंड देन सब सिग्नल्स को आप सम कर दोगे। अब एक मेथड तो यह है कि इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करें और अपने वही वाले टूल्स यूज करें जिसमें हमने कॉन्वोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। सेकेंड मेथड इज टू कन्वर्ट दिस येलो इक्वेशन, येलो हाईलाइटेड इक्वेशन इनटू द z ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसका जो है वो ट्रांसफॉर्म लेते हैं, एंड ऑब्वियसली कुछ प्रॉपर्टीज यूज होंगी, लीनियरिटी यूज होगी। अब लीनियरिटी का मतलब ये है जो भी कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाइड हैं उन कांस्टेंट्स पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगी, तो कांस्टेंट जो है हम एज इट इज लिख सकते हैं। उसके बाद समेशन साइन, उसको भी हम जो है वो एज इट इज लिख देंगे फ्रॉम 0 टू n, एंड वी नो दैट y ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म था वो y ऑफ z है। ठीक है, जस्ट y ऑफ n का ट्रांसफॉर्म जो है वो y ऑफ z है। कैपिटल Y ऑफ Z। बट यहां पे y के n के अंदर एक शिफ्टिंग इन्वॉल्व है, सो वी कैन यूज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द Z ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली वो सिमिलर ही है जो आपने डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ी थी। लेट्स गो बैक टू द प्रॉपर्टीज एंड रिकॉल द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ऑलमोस्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हर एक एग्जाम्पल के अंदर यूज हुई है। तो अगर x ऑफ n का ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है और x ऑफ n के अंदर आप किसी एक वैल्यू से शिफ्ट कर दो तो वही वैल्यू एज इट इज आपके z की पावर बन जाएगी। n प्लस n नॉट है, यहाँ पे z रेस्ट पावर प्लस n नॉट हो गया। अगर n माइनस n नॉट होता तो z रेस्ट पावर माइनस n नॉट हो जाता। तो जो भी जिस ऑफसेट के साथ आपकी शिफ्टिंग हुई है उसी ऑफसेट को आपने जो है वो z की पावर में मेंशन करना है। इसी चीज को हम जो है वो वहां अप्लाई करते हैं। जिस वैल्यू से यू आर शिफ्टिंग द सिग्नल उसी वैल्यू को आपने z की पावर के अंदर मेंशन करना है। सो यहां क्या हो रहा है, y n माइनस के, दैट मीन्स कि आपने माइनस के से आपके n सिग्नल की शिफ्टिंग की है, n डोमेन की इंडिपेंडेंट एक्सिस की शिफ्टिंग की है। तो अगेन आप ट्रांसफॉर्मेशन में चेक कर सकते हो, z रेज टू पावर माइनस के से एक टर्म आ रही है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस हुई है, अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी? यस सर। ओके, मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सिमिलर जो है कॉन्सेप्ट हम राइट साइड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन लिनियरिटी है, सिस्टम LTI है, कांस्टेंट एज इट इज बाय डिफाइन हो सकते हैं। तो कांस्टेंट जो है वो BR है, समेशन साइन है। BR और समेशन साइन विद सेम लिमिट्स हमने एज इट इज डिफाइन कर दिया। x ऑफ n का जो ट्रांसफॉर्म था वो है हमारे पास x ऑफ z, और x ऑफ n के अंदर माइनस r की वैल्यू के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
दैट मीन्स शिफ्टिंग हुई हुई है। तो माइनस आर की एक पावर आपने डिफाइन कर दी z की फॉर्म के अंदर विद बेस z raised to power minus r, your x of z, your summation sign with same limits 0 to m, and your constant br. अब हमारा गोल ये है that we want to find frequency response कि सिस्टम के इनसाइड क्या है, इस बॉक्स येलो बॉक्स के अंदर क्या इंस्टॉल किया गया है जो x को y बना रहा है। हमें सिस्टम से कंसर्न है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो हमें h फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन से हमें दो टर्म्स मिल रही हैं, एक हमारे पास y ऑफ z अवेलेबल है और एक हमारे पास x ऑफ z अवेलेबल है। एंड वी कैन यूज दिस फार्मूला दैट मीन्स द रेशियो ऑफ योर y टू x विल गिव यू h। तो यहाँ पे y डिवाइडेड बाय x करोगे, यहाँ पे आपके पास y ऑफ z है, इस x ऑफ z को आप जो है वो इस तरफ ला के डिवाइड कर दो, ठीक हो गया। और देन ये वाला जो फैक्टर है समेशन साइन a के z माइनस के जो है वो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। जस्ट रीअरेंजिंग द इक्वेशन, x जो है वो आप लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाओ और जो समेशन वाला फैक्टर है y के साथ उसको आप राइट साइड के ऊपर ले जाओ, एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली यू विल गेट y ओवर x, और y ओवर x का मतलब है h ऑफ z, एंड h ऑफ z का जो आंसर आएगा वो आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा जो है वो डिटेल्स रिमूव कर देता हूँ ताकि स्लाइड्स जो है वो क्लीन रहे हमारी। ओके, h ऑफ z इज इक्वल्स टू द समेशन साइन फ्रॉम 0 टू m with constant br and with z raised to power minus r. That means ये x वाला पूरा फैक्टर divided by this y term, summation from 0 to n with constant a k and z raised to power minus k. तो इन दोनों का रेशियो आ गया है। न्यूमरेटर के अंदर x वाला टर्म है और डिनोमिनेटर के अंदर आपका y वाला टर्म है। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक और इक्वेशन भी मेंशन की हुई है जस्ट टू इक्वेट कि दोनों के अंदर अब डिफरेंस क्या आया है। हमने एक इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 के अंदर फाइंड की थी जिसमें हमने कहा था कि सिस्टम का जो है वो h फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में डिस्क्रीट टाइम, और ऑब्वियसली z भी जो है वो डिस्क्रीट टाइम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम जो है वो एक कंप्लीट एक्सेस ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड को 1 फिक्स नहीं कर रहे। अगेन डिस्क्रीट टाइम, और इसके अंदर और इसके अंदर अब दोनों में सिमिलर ट्रेंड्स हैं, जस्ट एक फैक्टर जो है वो चेंज होता है एंड दैट फैक्टर इज दिस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर दिस थिंग, और यहाँ आता है वो z रेज टू पावर माइनस r। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर भी वही चीज़ है, योर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जे के ओमेगा, और यहाँ पे है z रेज टू पावर माइनस के। बेसिकली योर z इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जे ओमेगा। सो अगर जे ओमेगा की जगह पे आप z पुट कर दो, दोनों इक्वेशंस जो हैं वो सिमिलर हैं। तो ये जो आपको z ट्रांसफॉर्म में इक्वेशन नजर आ रही है, ये एक जनरलाइज केस है जिसमें z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जब हम इसको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में फाइंड करते हैं तो फिर हम एक स्पेसिफिक केस पे चले जाते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है और उसी 1 मैग्नीट्यूड के ऊपर आपने ट्रैवल करना है। ठीक है, यहां तक बताओ कोई क्वेश्चन है तो। नो सर, क्लियर है। ओके, अब इसी चीज को हमने सिमिलर एग्जांपल्स के साथ जो चैप्टर नंबर 4 में हमने कॉन्टिन्यूस टाइम के साथ किया था डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, देन चैप्टर नंबर 5 में हमने इसको किया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म में, और देन अब उसी चीज को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए हम सेट ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे। Obviously, you can factorize these two terms of this fraction. यहाँ पे z raised to power minus r की फॉर्म में गिवन है, आप इसको 1 माइनस की फॉर्म में लिख सकते हो, जस्ट लिटिल बिट मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, और ताकि हम जो है वो वापस अपनी उसी फॉर्म के अंदर जा सकें जिस फॉर्म के अंदर हमने अपनी एग्जांपल्स की हुई हैं। जस्ट जनरलाइज केस,
नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, अब इससे हमने जो चीज़ें कंक्लूड करनी है, जो हमारे लिए जो है वो एज अ रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होंगी, वो ये हैं कि कॉजल सिस्टम में, बाय द वे कॉजल सिस्टम कौन से होते हैं? सर जो पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करें, फ्यूचर पे डिपेंड ना करें। जो पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करें, फ्यूचर पे डिपेंड ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे सिग्नल्स जो आपकी फ्यूचर वैल्यूज के ऊपर डिपेंड ना करें, जस्ट आपकी प्रेजेंट वैल्यूज के ऊपर, करंट वैल्यूज के ऊपर या आपकी प्रीवियस वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंसी शो करें। और ऐसे सिस्टम्स जब भी आपके पास एज एन एग्जांपल या एज अ कोई असेसमेंट न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, आपने एक चीज जो है वो मेक श्योर रखनी है, द आरओसी विल बी लाइक दिस। और ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आरओसी जो है वो सबसे आउटर मोस्ट पोल का एक्सटीरियर होगा। अब यहां पे आपके पास 4 पोल्स जो हैं वो विजिबल हैं इस डायग्राम के ऊपर, और आपने फाइंड आउट करना है इफ द सिस्टम इज कॉजल। और कॉजल का मतलब ये होता है कि नॉर्मली सिस्टम जो है वो 0 से प्रीवियसली आपको वैल्यूज नहीं दे रहा होगा। हमने जो है वो एक यहाँ पे एज अ समरी कुछ ग्राफ्स देखे थे, और आई श्योर कि आपको पता होंगे कुछ इस तरह के ग्राफ्स फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस में देखते हैं। ये है जी कॉजल सिस्टम, दिस वन फॉर इन्फिनिट सीक्वेंस, जहाँ पे सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब कॉजल सिस्टम का मतलब ये है कि आपका सिग्नल जो है वो स्टार्ट कर रहा है 0 से, एंड द प्रीवियस वैल्यूज ऑफ सिग्नल आर 0। So this sequence is called right-sided sequence. तो कॉजल सिस्टम्स जो हैं वो राइट साइडेड सीक्वेंसेस हैं, और राइट साइडेड सीक्वेंसेस के लिए हमने एक जनरलाइज रूल बनाया था कि सबसे आउटर मोस्ट पोल के आपने एक्सटीरियर में अपना आरओसी डिफाइन करना है। रिमेंबर? यस सर। Okay, let me go back to the slide that we were discussing. Okay, this one. अब इसको दोबारा से स्टडी करते हैं, बिकॉज वी नो कि कॉजल सिस्टम जो है वो किस तरह के ग्राफ के फॉर्म में नजर आएंगे। कॉजल सिस्टम का मतलब ये है द ग्राफ वैल्यूज विल बी 0 बिफोर n is equals to 0, and it will give you the values after n is equals to 0 and onward to infinity. और इस केस में हमने एक जनरलाइज ये डिफाइन किया था, दिस इज कॉल्ड राइट साइडेड सीक्वेंस। दैट मीन्स आपका आरओसी जो है वो पोल्स का एक्सटीरियर होगा। अब किस पोल का एक्सटीरियर होगा? सबसे आउटर मोस्ट पोल का, ताकि उस आरओसी के अंदर कोई एक पोल एग्जिस्ट ना करे, बिकॉज पोल्स कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आरओसी। सो कॉजल सिस्टम में जब भी आप किसी असेसमेंट के अंदर उसको देखोगे कॉजल सिस्टम डिफाइंड है, दैट मीन्स के सीक्वेंस विल बी राइट साइडेड, एंड दैट मीन्स the ROC will be the outward area of your outermost pole. ये है आपके कॉजल सिस्टम की डेफिनेशन इन द जेड डोमेन। या वाइस वर्सा, अगर आप देख रहे हो कि किसी एक सिस्टम में पोल जीरो डायग्राम गिवन है, और उस पोल जीरो डायग्राम में आपको जो आरओसी प्रोवाइड किया गया है, दैट आरओसी इज द एक्सटीरियर ऑफ योर आउटर मोस्ट पोल, दैट मीन्स कि ये सिस्टम कॉजल होगा इन द एंड डोमेन। ठीक है, तो दोनों ही प्ले जो है वो तरफ से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर कॉजल है तो एक्सटीरियर लेना है आउटर मोस्ट पोल का, अगर आउटर मोस्ट पोल का एक्सटीरियर अवेलेबल है, दैट मीन सिस्टम कॉजल होगा, राइट साइडेड सीक्वेंस होगा। एक और चीज, सिस्टम स्टेबल कब होगा? सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यूनिट सर्कल का होना कंपल्सरी है।
ठीक है, इसको दोबारा से एक बार देखते हैं और डीपली एनालाइज करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन। सिस्टम में स्टेबिलिटी तब आएगी व्हेन ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंक्लूड्स द यूनिट सर्कल। कौन समझाएगा इसका मतलब मुझे? हमारे पास सिस्टम स्टेबल तब होगा जब हमारे पास हमारे पास यूनिट सर्कल। ये तो अपने ट्रांसलेशन कर दी ना, वो हम सारे कर लेंगे। मुझे जस्ट ये बताओ कि इस लाइन का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करो व्हाट डज इट मीन, और इससे हमें क्या जो है वो अब आइडिया होना चाहिए कि सिस्टम पे कौन से स्टेबल नहीं होंगे इन एन डोमेन। ये तो है ना हमारे पास सर इसके इनर साइड पे हमारे पास सारा सर्कल कवर हो रहा है, इस वजह से सर इसको स्टेबल सिस्टम कहा गया, इसके अंदर सब कुछ कवर हो रहा है और कन्वर्जेंस इजीली आ सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज यहां पे मैं लिखता हूं, जस्ट एज अ एग्जांपल, एक सिग्नल है x ऑफ n and the signal is a raised to power n. एग्जांपल नंबर 1, इसका एक z ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया था एंड पॉसिबली अगर मैं गलत ना लिखूं तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, x ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस a z माइनस 1। ये है जी इसका z ट्रांसफॉर्म। इसका पोल कहां पे है? Where is the pole of X signal? इसका मतलब तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। लेट्स सर z is equals to a पर सर। गुड। अब बाकी भी इसका मतलब सो रहे हैं या उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। चलो दोबारा से आते हैं। ये एग्जांपल थी x ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर n, और साथ u ऑफ n भी है, ऑब्वियसली वो हमने मिस कर दिया राइट साइडेड डिफाइन करने के लिए। इसका जो फाइनल टर्म था वो कुछ इस फॉर्म का था, और ऑब्वियसली इसको हम जो है वो एक नॉर्मल पॉलिनोमियल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑन द बोथ साइड्स। 1 माइनस 1 a z इनवर्स, 1 ओवर 1 माइनस a z इनवर्स, और इस फॉर्म के अंदर अगर गिवन है z इनवर्स के साथ जो भी कांस्टेंट है चाहे वो 1 है, दैट विल बी योर पोल। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नीड टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, अगर इसी तरह से एक और सीक्वेंस में लिखता हूँ 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 z इनवर्स, and this is inverse into 1 plus 1 by 3 z inverse। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम इस पे इग्नोर करते हैं। कहाँ कहाँ पोल्स हैं? 1/2 और 1 minus 1/3। 1/2 and minus 1/3। No need to convert into the this simplified form। डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हो जो भी चीज z इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जिस साइन के साथ हो रही है उसका रिवर्स साइन आपका पोल है। -1/2 है, यहाँ पे -a था, तो पोल कहाँ पे था? पोल a के ऊपर था, प्लस a के ऊपर। -1/2 है, पोल +1/2 पे होगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल। यहाँ +1/3 है तो पोल होगा -1/3 के ऊपर। So you can directly analyze this equation and directly see the results before modification into the simplified form. Okay, question हमारा जो है वो मिडिल में ही रह गया। अब इस तरह की सीक्वेंस के लिए हमने कहा था कि पोल जो है या ROC जो है वो पोल का एक्सटीरियर होगा, बिकॉज राइट सीक्वेंस है तो एक्सटीरियर होगा, और एक्सटीरियर के लिए हमने जो है वो ये सेकंड ग्राफ डिफाइन किया था। हमने फर्स्ट ग्राफ क्यों नहीं डिफाइन किया?
रिमेंबर? सर उसकी असल में सारी वैल्यू अंडर उसके नहीं आ रही ना सर्कल की, इस वजह सारी वैल्यूज अंडर नहीं आ रही, इसका हमें नुकसान क्या है? सर आप कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम आएगी फिर। क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चे, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे वो एग्जैक्टली बताओ। ये फॉल्स स्टेटमेंट मत नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा? स्टेबल नहीं होगा सर। वाई? ओके, इन दोनों ग्राफ्स को दोबारा कंपेयर करते हैं। सर पहले वाले ग्राफ में ए की वैल्यू क्या है? जो पोल है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, क्या है फॉर द फर्स्ट ग्राफ? सर लेस देन 1 है यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो सर, ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 है, बिकॉज यूनिट सर्कल जो है वो रेड कलर में है और ए जो है वो यूनिट सर्कल के बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो सकती है लेकिन 1 से ज्यादा है, तो ए इज ग्रेटर देन 1। और यहां हमने कहा था ए जो है वो यूनिट सर्कल के इनसाइड में है। इनसाइड का मतलब ये कि हो सकता है कि वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू होगी, तो ए इज लेस देन 1। अब ए ग्रेटर देन 1 का हमें जो है वो ग्राफ ये नजर आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, एंड ए लेस देन 1 का जो ग्राफ है वो हमारा राइट साइड के ऊपर है। और हमने ग्राफ नंबर 2 को कहा था लेस देन 1 के केस में दिस इज अ स्टेबल ग्राफ, और वहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर यूनिट सर्कल के अंदर लाई करता है आपका आरओसी तो वो स्टेबल है। अब दोनों केसेस यहां चेक करते हैं इस इक्वेशन के ऊपर। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में? लेट्स सपोज ए की वैल्यू जो है वो 2 है, तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 2, 3, 10, 11, 12, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी आप अपने रेस टू पावर n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे फ्रॉम 1 to 10 to 100, 1000, आपका ग्राफ जो है वो एक इंक्रीजिंग बिहेवियर देगा, वो एक कन्वर्जिंग बिहेवियर नहीं देगा। ये कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करना, लेकिन वो ग्राफ फिर कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो जाएगा, बिकॉज आप किसी भी वैल्यू के ऊपर उसको फिक्स नहीं रख सकते। आप वैल्यूज जो हैं वो हर एक नेक्स्ट एंट्री के साथ 100 n इज इक्वल टू 100 के ऊपर जो है वो एक लार्जर वैल्यू दे रही होगी, n इज इक्वल टू 1000 के ऊपर उससे लार्जर दे रही होगी, एंड 10,000 के ऊपर उससे लार्जर हो जाएगी, और अप टिल आपका ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, एंड इन्फिनिटी इज नॉट स्टेबिलिटी। पॉइंट समझ आ रहा है? रिपीट करूं इसको? रिपीट कर दे सर ये वाला लास्ट में लगता है। देखो हमारे पास ए की वैल्यू के दो केसेस हैं, एक है जी ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन 1, तो उसको लिख देते हैं। लेट्स सपोज कि ए जो है वो ग्रेटर देन 1 है और वो 2 है, सॉरी, तो 2 रेज टू पावर n जो है इसका कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा? किस पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्ज करेगा? फाइनाइट रियल नंबर्स के अंदर, नॉट इन्फिनिटी। फॉर n इज इक्वल टू 1 इट विल गिव यू 1, सॉरी 2, और जैसे ही आप n की वैल्यू को 2 करोगे ये 4 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2, देन 2 रेज टू पावर 3, 8, और इसी सीक्वेंस में ये इंक्रीज करता जा रहा है, और ये कन्वर्जेंस के जो है वो अगेंस्ट है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि आपका ग्राफ, आपकी इक्वेशन, आपका जो भी
रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके उसको अप्रोच करे, लाइक दिस इज कन्वर्जेंस, कन्वर्जिंग टू जीरो, या लाइक दिस कन्वर्जिंग टू 2 फॉर एग्जांपल, दिस इज कन्वर्जेंस। लेकिन ये चीज अगर ग्राफ इस तरह का बिहेवियर दे रहा है, फॉर n इज इक्वल्स टू 0 इट इज 1 and for increasing n it is like this, approaching to infinity, and this is not acceptable। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी हमारे पास जो हैं वो इक्वेशंस हैं वो सारी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। पॉइंट समझ आ रहा है? यस सर, क्लियर है। तो बेसिकली n की वैल्यू अगर 1.01 भी होती है तो भी हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, बिकॉज 1.01 भी हर एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट के साथ इंक्रीज करेगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हमें फिर रिक्वायर्ड है कि n की वैल्यू को स्मॉलर लेना है, और स्मॉलर से मतलब ये है कि n की वैल्यू हर इंक्रीजिंग n के साथ पहले से ज्यादा कम हो रही होगी। ठीक है, अगर हम 0.1 का स्क्वायर करते हैं वो एक स्मॉलर वैल्यू बनेगी, उसका क्यूब कर लो वो और स्मॉलर हो जाएगी, और जब आप उसको जो है वो हायर नंबर के साथ पावर में लोगे तो वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। दैट इज कन्वर्जेंस, दैट इज स्टेबिलिटी। तो वापस आते हैं उन्हीं दो ग्राफ्स की तरफ, एंड बिफोर दैट लेट्स रिमूव दिस एक्स्ट्रा डिटेल्स बिकॉज ये स्लाइड में आपको कंफ्यूज करेगी। ओके, लेट्स गो बैक टू द ग्राफ्स। a ग्रेटर देन 1 अब स्टेबल क्यों नहीं है? बिकॉज ये ग्राफ किसी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं करते। with every increment in the n value, with every increment in the power value of a raised to power n, आपका ग्राफ जो है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, with increasing n it will give you the greater value, लेकिन a लेस देन 1 के लिए केस जो है वो टोटली डिफरेंट है। अब जब भी आप a लेस देन 1 के लिए n की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, for every increment of n in the power will give you smaller value, और स्मॉलर जो होते होते आपको जीरो की तरफ कन्वर्ट करवा देगी। सर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगी? प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसकी हर एग्जांपल ही प्रैक्टिकल है। आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम किसी भी रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इवन के जो सिग्नल्स आप अपने स्पेक्ट्रम एनालाइजर के ऊपर या ऑसिलोस्कोप्स के ऊपर विजिबल देख रहे होते हैं वो सारे के सारे लिमिटेड होते हैं। कोई भी सिग्नल आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं कर सकते, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर नहीं लेके जा सकते। हर सिस्टम जो है वो कॉजल है। आपका लो पास फिल्टर अगर आप उसको एक डिटेल्ड वे के साथ एनालाइज करो, दैट इज आल्सो अ कॉजल सिस्टम। उसके भी जो पोल्स हैं वो आउटवर्ड होंगे और वो भी स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप उसकी इक्वेशन देखो ना किसी टाइम के ऊपर लो पास फिल्टर की, आई डोंट नो आपने वो इक्वेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। लो पास फिल्टर का आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया है सर्किट 2 के कोर्स में, जिसमें वो a ओवर s माइनस a इस तरह कुछ बनता है, अल्फा ओवर। नो सर, सिंपल लो पास फिल्टर पढ़े। आई गेस चैप्टर नंबर 11 है या 12 है आपकी बुक का। कौन सी बुक फॉलो की थी आप लोगों ने सर्किट 2 की? खैर आपको तो, और बाय द वे हम सिग्नल की कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं? सर सिग्नल एंड सिस्टम बाय एलन वी ओपनहेम। थैंक गॉड। ये रिसेंटली एक स्टूडेंट से किसी एक्सटर्नल ने वाइवा में पूछा है, और ये जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के वाइवास हो रहे थे, एक्सटर्नल ने पूछा है कि आपने इसके अंदर जो है वो स्मार्ट ग्रिड का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, आपने स्मार्ट ग्रिड का कोर्स पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा है? किसी भी स्टूडेंट को उस बुक का नाम नहीं पता था। सो जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो लाज अपनी भी रख लेना और मेरी भी रख लेना। कम से कम बुक का नाम आपको पता होना चाहिए कि आपने इस बुक से पढ़ा है।
यस सर। इंशाल्लाह सर, आप टेंशन ही ना लें। वो मुझे हो गई है ना, उस वक्त मुझे भी ख्याल आया कि शायद मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बता दिया है। ओके, सो बैक टू योर क्वेश्चन, स्टेबल सिस्टम्स जो हैं वो आपके रियल लाइफ के अंदर जितने भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे स्टेबल, उन सब के अंदर ये टूल्स अवेलेबल हैं, उन सब के अंदर जो है वो आपके पोल्स में आरओसी अवेलेबल नहीं है। अगर वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा वो एक रियल कंपोनेंट्स के साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर्स वगैरह ये सारे रियल कंपोनेंट्स हैं। इवन के हम जो लो पास, अब आपने क्वेश्चन कर लिया, बात ज़्यादा डिटेल में निकल जाएगी। जब हम बात करते हैं ना आइडियल लो पास फिल्टर की, आइडियल लो पास फिल्टर में हम जो एक ग्राफ बनाते हैं उसका मैं एक साइड बना रहा हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, कुछ इस तरह बनता है और यहाँ आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फिल्टर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाई? विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ऑब्वियसली आपको सर्किट के कॉन्सेप्ट में कुछ पता होगा कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकली। बाय द वे, सर्किट के कॉन्सेप्ट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, व्हाई दिस सर्किट इज नॉट स्टेबल? क्वेश्चन किसने पूछा था? चलें ऐसे करते हैं, ये जो सिग्नल है, एक बात तो ये है कि हमें सडन डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। इट वाज लाइक 1 एक पॉइंट के ऊपर और सडनली एफ के ऊपर ये 0 हो गया। इस तरह के सडन डिसकंटिन्यूटीज, सडन चेंजेस, अब्रप्ट चेंजेस आपके रियल कंपोनेंट्स नहीं दे सकते। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज जब हम कैपेसिटर को स्टडी करते हैं या इंडक्टर को स्टडी करते हैं, वो कुछ इस फॉर्म के अंदर चार्जिंग देते हैं ग्रेजुअली, या इसी फॉर्म के अंदर वो डिस्चार्जिंग देंगे हमें ग्रेजुअली। तो वो सडन चार्ज या सडन डिस्चार्ज नहीं हो सकते। ये है आपकी सर्किट वाली टर्म के व्हाई यू कैन नॉट क्रिएट दिस ग्राफ यूजिंग रियल कंपोनेंट्स। हाँ, हम इसके क्लोज अप्रोच कर सकते हैं by using sophisticated circuit, by using higher order of the filter, but we cannot exactly create this graph. और अगर दूसरी टर्म में बात करें, इसका जो डुअल होगा that would be a sinc function. Obviously this is a rectangular window, और rectangular window जो है वो एक sinc function में convert हो जाएगी, something like this, and it will be decreasing with every increment. Similarly on the negative side. This is not acceptable, और इसको हमने नाम दिया है h of n का। अब इसका मतलब ये है कि 0 से बाद में आपका सिग्नल जो है वो अप्रोचेस टू 0 कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, वेरी गुड, ये ठीक है, लेकिन इट हैज वैल्यूज बिफोर 0। सिंक फंक्शन की डेफिनेशन यही है ना कि वो दोनों साइड्स के ऊपर ट्रेवल करता है, और ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से। दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल विद सिग्नल्स एंड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको नो नीड टू चेक द रेजिस्टर वैल्यू, कैपेसिटर वैल्यू, इंडक्टर वैल्यू। इफ यू नो दिस इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन, देयर विल बी अ सिंक ऑन द अदर हैंड। तो सिंक फंक्शन टाइम डोमेन के अंदर कभी भी माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट नहीं हो सकता अगर आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो तो, बिकॉज प्रैक्टिकली माइनस इन्फिनिटी से कोई कंसर्न नहीं है हमारा। हमारा कंसर्न उस पॉइंट से है जिस पॉइंट पे हमने स्विच को ऑन किया था, दैट इज t इज इक्वल टू 0। उससे पहले माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, अगर आपको फर्दर इस पे डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी सेपरेटली, अदरवाइज हम जो है वो ट्रैक से जो है वो हट जाएंगे। ओके, सो ग्राफ नंबर 1 is not stable and the graph number 2 is stable. I hope आप ये clear हो गया होगा, because I guess we have spent like 30 minutes on the single thing.
अब बताओ ROC यूनिट सर्कल में क्यों होना चाहिए? ROC must have a unit circle for the stable system. सर ताकि वो स्टेबल हो, उसमें कॉजल सिस्टम की प्रॉपर्टी हो। एग्जैक्टली एंड ऑन द अदर साइड इसको हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेमैन लैंग्वेज के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, अगर आपका ROC यूनिट सर्कल के अंदर है, इसका मतलब है ये जो पोल होगा इसकी वैल्यू फिर लेस देन 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड वही बात जो हमने कहा था A शुड बी लेस देन 1, क्योंकि वो पोल था। तो अगर पोल यूनिट सर्कल के अंदर है तो ऑब्वियसली यूनिट सर्कल फिर ROC के अंदर होगा। क्लियर? ROC यूनिट सर्कल में है, इसका मतलब है पोल जो है वो यूनिट सर्कल के इनसाइड है, और अगर वो यूनिट सर्कल के इनसाइड है दैट मींस आपकी पोल की वैल्यू लेस देन 1 है। यस, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर स्टेबल एंड कॉजल सिस्टम। कॉजल क्यों है? बिकॉज पोल्स का एक्सटीरियर हमारा ROC है, ठीक है, राइट साइडेड सीक्वेंस। और स्टेबल क्यों है? बिकॉज पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल के अंदर ही है। इसका मतलब डिनोमिनेटर के अंदर जो भी डेटा है उसकी वैल्यू 1 से कम है। तो इसका मतलब है जो पावर में सिग्नल आ रहा है उसकी बेस जो है वो 1 से कम है। तो विद एवरी इंक्रीमेंट इन द n आपका सिग्नल 0 की तरफ कन्वर्ट करेगा। एनी क्वेश्चन? ओके गुड। इसी पे एक सिंपल सी एग्जांपल दैट वी हैव आल्सो done in chapter number 4 and then chapter number 5 and then with the Z transformation. Y of n is equals to a n minus 1 plus x of n. दो डेटा के साथ आउटपुट लगी हुई है, इसका मतलब y की एक 0 वाली वैल्यू गिवन है जिसके अंदर नो शिफ्टिंग है, और एक -1 के साथ शिफ्ट, और उसके बाद x के साथ एक सिंपल वाली वैल्यू है और कोई शिफ्टिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है। अब इक्वेशन वापस देखते हैं, वो वाली जो हमने भी डिजाइन की थी। h ऑफ z फाइंड करने के लिए आपको न्यूमरेटर में x वाले सिग्नल्स के कोएफिशिएंट लिखने हैं और डिनोमिनेटर में आपने y वाले सिग्नल के कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जहां जहां पे y है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जहां जहां पे x लगा हुआ है वो सारा न्यूमरेटर में आएगा। अब यहाँ पे y जो है वो दो टर्म्स के साथ आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन, और x जो है वो जस्ट एक ही टर्म के साथ आ रहा है। सबसे पहले देखो x ऑफ n के साथ कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट इज 1, वो हमने एज इट इज लिख दिया। क्या x ऑफ n के साथ कोई शिफ्टिंग इन्वॉल्व है? नो शिफ्टिंग। इसका मतलब है z रेज़ टू पावर 0 एंड विच इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर के अंदर आपके पास सिंपल 1 आ जाएगा, बिकॉज x के साथ कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है और x की कोई और टर्म भी नहीं है। यही चीज करते हैं जी हमारी y के साथ। एक सिंपल y ऑफ n है जिसके साथ कोएफिशिएंट 1 अटैच्ड है, तो कोएफिशिएंट 1 जो है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली इस टर्म के साथ कोई शिफ्टिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो शिफ्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब z रेज़ टू पावर 0 विच इज ऑल्सो 1। इस टर्म को हम जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि y जो है वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाए। दिस विल गिव यू -a y ऑफ n -1। ठीक है, तो अब इस y के साथ एक कांस्टेंट है -a, उसको हमने लिख दिया एज इट इज विद सेम साइन जो कि वहां प्रेजेंट था, -a, और y ऑफ n सिग्नल के साथ -1 की शिफ्टिंग है। तो जितनी शिफ्टिंग है उतनी z की पावर में डाल दो, तो z रेज़ टू पावर -1। ठीक है, तो अपर साइड के ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आपके पास x के कोएफिशिएंट्स आ गए एंड ऑब्वियसली इसके अंदर डिफरेंस भी क्लियर हो गया कितनी शिफ्टिंग हुई है। x में शिफ्टिंग नहीं थी तो z की पावर इन्वॉल्व नहीं। डिनोमिनेटर में आपके पास y के कोएफिशिएंट्स आ गए, जहां पे शिफ्टिंग नहीं थी वहां z रेज़ टू पावर 0 है, और जहां शिफ्टिंग थी वहां z रेज़ टू पावर उतनी हमने मेंशन कर दी जिस वैल्यू के साथ शिफ्टेड था।
एंड ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 को आप 3 फॉर्म्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। एक हमने जो ए रेज़ टू पावर n वाला सिग्नल पढ़ा था, उसके बाद उसकी जी ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद उसकी डिफरेंस इक्वेशन। इन तीनों सिग्नल्स का मतलब, इन तीनों इक्वेशंस का मतलब यही है, जो ए शुड बी इनसाइड द सर्कल और आपका जो ROC होगा दैट विल बी एक्सटीरियर ऑफ दिस ए सर्कल। एनी क्वेश्चन? इस कॉन्सेप्ट का क्लियर हुआ है? ये अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी कि ये जो h ऑफ z की इक्वेशन लिखी गई है डायरेक्टली फ्रॉम द y ऑफ n, ये कैसे डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिफोर गोइंग इनटू एनी ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। यस सर। ओके, इसमें मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं आपको देता हूँ किसी असेसमेंट में, दैट विल बी लाइक 2 or 3 marks. So do not consume your time on these types of numericals and these types of, ठीक है? तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी लाइक 1 or 2 minutes के लिए ये आप इसको कवर अप कर लोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है तो। बिकॉज अगर आपको प्रैक्टिस है, इट्स लाइक 10-20 seconds. ओके, दिस इज इट फॉर योर जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम यहाँ वाइंड अप कर लेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो पॉसिबली हम मिड से रिलेटेड कुछ जो है वो डिस्कशन कर लेंगे कि आपका जो मिड एग्ज़ाम है उसके अंदर आपने किन चीज़ों को टारगेट करना है, और उनमें आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं या एग्जांपल्स करनी है, क्या करना है आपने? यस सर, ये लास्ट स्टेप रिपीट करने हैं, इन्वर्स कैसे किया? इस फॉर्म के अंदर लेके आने के लिए। जी सर। ओके, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि जब आपने इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको कुछ पेयर्स जो है वो वैसे ही क्लियर होने चाहिए। लाइक यू ऑफ एन का ट्रांसफॉर्म क्या था, तो ऑब्वियसली उनका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फिर यू ऑफ एन होगा। ऑब्वियसली यू कैन यूज द फार्मूला दैट वी हैव एड्रेस्ड इन द सम स्लाइड, आई डोंट नो व्हिच नंबर ऑफ स्लाइड, कितनी कौन स्लाइड है वो, उसके अंदर हमने इन्वर्स का एक फार्मूला डिफाइन किया था। यू कैन यूज दैट फार्मूला टू फाइंड दिस h इन द n डोमेन फ्रॉम द z डोमेन। बट इफ यू हैव द नॉलेज, तो हमें पता था कि a ऑफ n का ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस a z इनवर्स था। दैट मीन्स द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस h, कैपिटल H, विल बी दिस a ऑफ n. दिस इज द राइट साइडेड सीक्वेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट साइडेड सीक्वेंस, इसका मतलब u ऑफ n आएगा एंड साथ एक पोल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स a रेज़ टू पावर n आएगा। अब इसके 2 मेथड्स हैं, मैं आपको किसी एक पे बाउंड नहीं कर रहा हूँ। यू कैन यूज द फार्मूला टू फाइंड द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, एंड यू कैन यूज द प्रैक्टिस, यू कैन यूज द पेयर्स टू डायरेक्टली राइट द z ट्रांसफॉर्म एंड टू डायरेक्टली राइट द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। ओके सर। ओके, इससे एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई। आप लोगों का मिड एग्जाम के साथ एक क्विज है, एंड द क्विज विल बी फ्रॉम दिस टॉपिक जी ट्रांसफॉर्मेशन। जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने जितनी भी एग्जांपल्स इस स्लाइड से की हैं और कॉन्सेप्ट्स इस स्लाइड से की हैं, ये जो आपकी 24 स्लाइड्स बनती हैं आई गेस, इन्हीं स्लाइड्स की एग्जांपल्स को, इन्हीं स्लाइड्स की जो है वो कॉन्सेप्ट्स को, अंडरस्टैंडिंग्स को आपने जो है वो बिल्ड करना है, और मिड एग्जाम के पहले या बाद में आपका जो है वो मैं क्विज दे दूंगा। दैट क्विज विल बी लाइक of 10 marks in your absolute marking. मिड के बाद एक्सक्यूज मी सर, फाइनल के साथ ले लें, ज्यादा बेटर होगा। फाइनल के साथ कर लें सर। यस सर, साजी फाइनल के साथ कर लेंगे सर। साइकोमोटर्स डेज में कर लें अगर ज्यादा है तो। यस सर, साइको में कर लें या फिर फाइनल के साथ। ओके, सो यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि आप इसको जो है वो मिड के साथ कर सकोगे। चलें फाइन, इसको फिर जो है वो फाइनल का मैं करना पड़ेगा, इन्फॉर्म कर दूंगा आपको कि फिर जो है, लेकिन हमने फाइनल्स इसको पहले कवर अप करना है, बिकॉज हमारे पास जो है वो उसके बाद
मुझे थोड़ा सा एक मिडिल में टाइम फ्रेम भी चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपके CLOs कहाँ लाई करें। दैट इज़ व्हाई आई वाज आस्किंग कि इसको हम फाइनल से थोड़ा पहले कर लें। ओके फाइन, तो इसको फिर जो है वो हम साइकोमोटर वीक में कर लें आप। साइकोमोटर वीक के किसी जो है वो 12 से 1 वाले ब्रेक टाइम में नेक्स्ट मंडे बेशक कर लें सर, नेक्स्ट मंडे बेशक कर लें। ओके फाइन। सो थिंग ये इसके मैं आप लोगों पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहता। मैं जस्ट ये चाहता हूँ कि मुझे आपके CLOs जो हैं उनका एक आइडिया हो जाए ताकि उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फिर जो है वो गाइड कर सकूँ एंड ट्रेन कर सकूँ आपके फाइनल्स के लिए। ओके फाइन, इसको फिर साइकोमोटर डोमेन में करते हैं। साइकोमोटर के 2 हमारे पास वीक्स होंगे, उनमें से किसी एक दिन के ऊपर ब्रेक टाइम में इसको रख लेंगे। 12 से 1 जो हमारी ब्रेक होती है, एंड देन इसको कवर अप कर लेंगे। ये स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जी ट्रांसफॉर्मेशन की। और दिस इज़ द एंड ऑफ योर सिग्नल्स एंड सिस्टम कोर्स। ठीक हो गया? यस सर। सर मुझे ना काफ़ी कम बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं जो जिनको प्रॉब्लम आ रही थी। सर मैं आपसे आज शेयर कर दूंगा फिर। सर बाकी किसी क्लास ने क्वेश्चंस भेजे ही नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ जो है वो उनको एक ड्यू टाइम दे दो आप, उसके बाद आप मेरे साथ शेयर कर दो। लेकिन पॉसिबली आप आज ही मेरे साथ कर दो ताकि मुझे जो है वो कल का टाइम मिल जाए, मैं उसको एक बार गो थ्रू कर लूँ फिर कौन कौन से क्वेश्चन है। एंड सर वो आप कंटिन्यूस कन्वोल्यूशन का कह रहे थे कि कैंपस में क्लास अरेंज करवानी, सर उसका भी बात कर लें क्लास। नहीं, कैंपस में क्लास जो है वो मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ आल्सो नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज जो है वो स्वैपिंग इसलिए की गई है, 50% इसलिए बुलाया गया है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। तो उसमें हम जो है वो अगर क्लास को दोबारा बुला लेते हैं सारी 19 को, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो उसको अवॉइड करते हैं। हम अभी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं जब तक ये 17 और 20 नहीं जाते। इसको हम ऑनलाइन ही रखते हैं इस वीक तक, और पॉसिबली हम उसको जो है वो ऑनलाइन में कवर कर लेंगे जिन्होंने इंटरेस्ट के साथ काम किया होगा। एंड ऑब्वियसली सब जो है वो फिर अपने थोड़ा बहुत पार्ट उसमें डाल दें कि ये प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, तो सारे जो है वो उसमें कवर अप हो जाएंगे। सर वो जो कंटिन्यूस का एक्सक्लूड की बात कर रहे हैं सर, वो नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूस का टॉपिक एक्सक्लूड हो जाए कन्वोल्यूशन के लिए? नहीं, टॉपिक एक्सक्लूड कोई नहीं होने वाला। ठीक है, आपको जो टॉपिक स्लाइड से मैंने मेंशन, ऑब्वियसली स्लाइड्स से ही आपको टॉपिक देखना है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने आपसे बुक से स्किप कर दी हैं जो हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा डिटेल्स थी, या जो हमारे पास जो है वो लाइक थ्योरम्स और उसके डेरिवेशंस वगैरह। तो डेरिवेशंस वगैरह यू कैन स्किप, बट स्लाइड्स का डेटा एज इट इज़ यू हैव टू गो थ्रू, एंड उसमें जो है कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है। Everything and every topic and every line is included in your assessments. एक्सक्यूज मी सर। Yes. यस सर। सर स्लाइड शेयर कर दें काइंडली। Let me correct. Okay, correct me. अगर इस Z ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कोई स्लाइड मिसिंग है आपकी, कोई वीक की जो मैंने अपलोड नहीं की है? आई थिंक सर आपने सारी कर दी है। ओके, इसका मतलब जस्ट Z ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्लाइड रहती है। आई विल अपलोड इट आफ्टर द मीटिंग। ओके, ठीक हो गया जी तो सर। फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।